Okay, students, welcome. In today's topic, we are discussing about torque on current carrying rectangular loop or coil placed in a magnetic field. Loop or coil is a structure which is closed one. Okay, तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ को है, राइट, इन दिस डायरेक्शन. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और इसमें हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस करते हैं. Let us say rectangular coil A, B, C, D, which is placed inside the magnetic field. इस रेक्टेंगुलर कॉइल की जो लेंथ है ये L है और ये इसकी ब्रेड्थ है B. तो हम कह सकते हैं L and B is length and breadth of this rectangular coil A, B, C, D, which is placed in the magnetic field. Now let us suppose the perpendicular to the plane of the coil makes an angle theta with magnetic field. Now what is the perpendicular to the plane of the coil? Now this is a coil. We have placed this coil like this. Okay. Now, if we place the coil like this is the direction of magnetic field. और इस coil का जो plane है वो ये है, इसके perpendicular ये डायरेक्शन होगी. कितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को और प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर इस तरफ को, तो कितना एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री है. लेकिन इस सिचुएशन में हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पर जो प्लेन जो नॉर्मल है वो इस तरफ को मान लेते हैं n. ये नॉर्मल है, नॉर्मल टू प्लेन ऑफ द कॉइल, जो कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है. किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ. ठीक है. तो थीटा इज द एंगल मेड बाय नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल with magnetic field. ये सिचुएशन को हमने अंडरस्टैंड कर रहे हैं. अब इससे पहले हमने क्या स्टडी किया है कि यदि हम किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उस करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स लगती है, और वो फोर्स कितनी लगती है? F = IL क्रॉस B. हमें मालूम है a current carrying wire when placed inside a magnetic field experiences a force F = IL cross B. This is the force experienced by the current carrying wire when placed inside the magnetic field. Now here there are 4 wires जिनमें करंट फ्लो कर रहा है like this. ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है. तो यहाँ 4 वायर्स हैं, एक ये AB, एक BC, एक CD, एक DA. Therefore, force on arm AB, ये करंट कैरिंग आर्म है इस कॉइल की AB, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. कितना है? इसको मैं F1 कह देता हूं. F1 = IL, ये लेंथ कितनी है इसकी? L है, क्रॉस B. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट नीचे को है, जिस तरफ को करंट है उसी तरफ को लेंथ की डायरेक्शन लेते हैं, हम करंट एलिमेंट बोलते हैं इसको, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को है. तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का कोण है, और इसकी फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल यूज करते हैं.
you stretch your left hand in such a way that this forefinger points in the direction of magnetic field, this middle finger points in the direction of current, then this thumb gives the direction of force. Now see here, this at this point, this is the direction of magnetic field, this is the direction of current, this is the direction of force. तो यहाँ पे force किस तरफ को लगेगी? ऊपर की तरफ को. Force will act along this direction. That means according to left hand Fleming rule, direction of F1 is outward and normal. आउटवर्ड होगी बाहर की तरफ को, और इस प्लेन के, कॉइल के प्लेन के नॉर्मल होगी, एंड नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल या लूप, राइट. इसी तरह से इस वायर के ऊपर ये जो पार्ट CD है उसके ऊपर फोर्स कितनी होगी? फोर्स ऑन आर्म CD इज, मैं पहले आमने सामने वाली को कर रहा हूं, इज F2 विच इज इक्वल टू IL. इसकी लेंथ भी कितनी है? IL क्रॉस B. लेकिन F2 की डायरेक्शन किस तरफ होगी? दोबारा लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाएंगे. इस तरफ को देख सकते हैं आप ऐसे, इस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड, इस तरफ को, ऊपर की तरफ को करंट. तो थंब किस तरफ को है? अंदर की तरफ को. थंब इज इनवर्ड. यहां जो फोर्स की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ कॉइल होगा, लेकिन इनवर्ड होगा, लाइक दिस, इनवर्ड. F2. डायरेक्शन ऑफ F2 is perpendicular to plane of coil and directed inward, right. इसके ऊपर BC के ऊपर फोर्स ऑन आर्म BC, F3 is force on arm BC. तो F3 किसके बराबर होगा? I. इसकी लेंथ कितनी है? IB क्रॉस B. इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? अब देखिए, मैं इसको कॉइल को मैं ऐसे रख लेता हूं, ऐसे. ये AB था, ये A वाला साइड देख सकते हैं. अब यहाँ पे करंट की मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को? इस तरफ को. करंट किस तरफ को फ्लो कर रहा है? इस तरफ को, परपेंडिकुलर है. तो फिर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम? हमारे पास ऐसे, तो जो इसके ऊपर जो डायरेक्शन, इसके ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी, दैट विल बी, क्योंकि थोड़ा एक 2 डायमेंशनल पिक्चर है और हम अपने हैंड को 3 डायमेंशन में भी टर्न कर पा रहे हैं, तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी F3 नीचे की तरफ को होगा, और इसी तरह इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो ऊपर की तरफ को लगेगी, F4. एंड F4 is force on arm DA. That is F4 is equal to IB क्रॉस B. इन दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो आपस में एक नीचे की तरफ को लग रही है, एक ऊपर की तरफ को लग रही है, लेकिन इनके जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी क्या है? वो भी कॉमन है, लाइन ऑफ एक्शन कॉमन है. तो ये F3 और F4 एक दूसरे को क्या कर जाएंगे? कैंसिल कर जाएंगे. तो हम यहाँ लिखेंगे F3 and F4 are acting in opposite direction and their line of action is same, so they cancel the effect of each other. That means F3 balances F4. तो F3 और F4 का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. Whereas this F1
F1 की डायरेक्शन इस तरफ को है, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है। कैसे, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। मान लीजिए एक कॉइल है, ये ऐसे रखी है हमने, ठीक है, इस कॉइल के ऊपर ऐसे रखी है, इसके ऊपर जो F3 लग रही थी नीचे वाले पे, इस पे वो किस तरफ को लग रही थी, वो नीचे को लग रही थी। इसके ऊपर किस तरफ को लग रही थी, ऊपर को लग रही थी। तो दोनों को, एक फोर्स ऊपर को लग रही है, एक फोर्स नीचे को लग रही है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाती हैं, बैलेंस करती हैं और एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर जाती हैं। इसके ऊपर जो फोर्स है वो बाहर की तरफ को लग रही है। जैसे मान लीजिए ऐसे रख लिया हमने, इसको ऐसे रखा हुआ है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो बाहर को, ऐसे बाहर की तरफ को। इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो अंदर की तरफ को। अब देखिए, मैं इस हाथ से बाहर को खींचता हूं और इस हाथ से इस कॉइल को अंदर को धकेलता हूं, तो क्या हो रहा है, फोर्स कैंसिल हो रही है क्या, नहीं हो रही है, बल्कि ये क्या कर रहा है, ये घूम रहा है। लेकिन यदि मैं ऐसे करूं, इस हाथ से मैं नीचे को खींचूं और इस हाथ से मैं इसको ऊपर को खींचूं, तो क्या हो रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा है, एक दूसरे की फोर्स को कैंसिल कर रहे हैं। तो ये जो F1 और F4 हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट तो हैं, लेकिन इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है। और जब इनके लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होते हैं तो ये दोनों फोर्सेस कपल बनाती हैं, और कपल की वजह से टॉर्क एक्ट करता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो F3 और F4 हैं उनके लाइन ऑफ एक्शन सेम है और वो अपोजिट एक्ट करती हैं, हेंस दे कैंसिल ईच अदर, whereas F1 and F2 they are opposite to each other but their line of action is different. Therefore these two forces F1 and F2 constitute the couple and torque due to this couple is, और कपल, ऐसी दो फोर्सेस जो कपल की तरह एक्ट करती हैं, उनकी वजह से टॉर्क किस तरफ को होगा, एंड द टॉर्क जो मैंने कहा उसको लिख भी सकते हैं, एंड टॉर्क ड्यू टू couple is torque is equal to either force, magnitude of either force into perpendicular, या हम उसको एक नाम भी बोलते हैं, लीवर आर्म बोलते हैं उसको, लीवर आर्म भी कहते हैं उसको, या perpendicular distance between द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, उसको हम लीवर आर्म भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं इस फिगर को फिर से बना रहा हूं कि यदि आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी इस तरफ को, जैसे आपने बनाई थी, राइट, और आपके पास जो कॉइल नजर आ रही थी, वो ऊपर वाला है, ऊपर से नजर आ रही थी सिर्फ। यहां कौन सा था, उसमें A, नीचे था B, फिर C, फिर D। आप ऊपर से नजर आ रहा है, आपको सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन नजर आ रहा है, ऊपर से देख रहे हैं आप इस कॉइल को जब आप ऊपर से देख रहे हैं तो आपको ये और ये एज ही नजर आएगा, नीचे वाले एज नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये दो नजर आ रहे हैं, एक A एक D, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड थी इस तरफ को, और नॉर्मल था इसके इस तरफ को, ये नॉर्मल था। कितना एंगल बना रहा था मैग्नेटिक फील्ड के साथ, थीटा। कितना एंगल बना रहा था, थीटा, ठीक। तो अब क्या होगा, ये इस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड थी और कितना एंगल बना रहा था, नॉर्मल, थीटा बना रहा था, राइट। इस लेंथ को क्या कहा था हमने, इसको बी कहा था हमने, ये ए से बी कहा था हमने, राइट। तो इनके ऊपर, इसके ऊपर फोर्स किस तरफ को लग रही है, ऐसे लग रही है बाहर की तरफ को, और इसके ऊपर फोर्स किस तरफ को लग रही है, ऐसे लग रही है। तो इनके लाइन ऑफ एक्शन में ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक इसका ये है और एक इसका लाइन ऑफ एक्शन, मतलब इसका लाइन ऑफ एक्शन बाहर को, ऊपर की तरफ को, ये लाइन ऑफ एक्शन, और ये इसका लाइन ऑफ एक्शन। इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ये इस डिस्टेंस को, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक फोर्स नीचे को लग रही है, यहाँ पे अंदर की तरफ को लग रही है, और एक फोर्स यहाँ से बाहर की तरफ को लग रही है, ऐसे। एक फोर्स बाहर की तरफ को, एक फोर्स जिस तरफ को इसका टिप है वो अंदर की तरफ को। तो लाइन ऑफ एक्शन क्या है इनके बीच में, डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को हम कह रहे हैं, इसको हम कह देते हैं, मान लीजिए मैं इसको n के बजाय, तो ये नॉर्मल है बट मैं इसको n यहाँ कह रहा हूँ, ठीक है, ये नॉर्मल था,
इसको हमने ये कह दिया। अब आप देख सकते हैं हमारे पास कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे। यदि ये एंगल थीटा हो तो ये एंगल भी कितना होगा, ये भी थीटा होगा। हमारे पास एक थ्योरी है, द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज सेम एज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। मतलब दो लाइनों के बीच में जो कोण होगा, एंगल होगा, वही उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी होगा। देखिए एक लाइन ये, एक लाइन ये, इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, अब इनके परपेंडिकुलर कौन से हैं, इस लाइन के परपेंडिकुलर कौन सा है, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये है। इस लाइन के परपेंडिकुलर कौन सा है, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये है। तो ये जो दो लाइंस हैं ये इन दोनों के परपेंडिकुलर्स हैं, तो इसलिए यदि इन दो के बीच में एंगल थीटा है तो यहाँ भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, अब ये बी है, ये एंगल थीटा है, तो ये सामने वाली जो साइड होगी इस ट्राइंगल में, ए डी एन ट्राइंगल में, ये जो सामने वाली साइड होगी ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री के सामने जो होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी, ये बेस होगी। तो फिर ये साइड कितनी होगी, हमने पढ़ा हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब डी एन अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है, बी इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स आई एल क्रॉस बी, ये आइदर फोर्स होगी, इनटू लीवर आर्म है डी एन, हमने डी एन की वैल्यू निकालनी है। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई एल बी, क्योंकि ये आई एल और बी परपेंडिकुलर हैं, ये साइन 90 लिख दिया मैंने यहाँ पे, इनटू डी एन किसके बराबर है, डी एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा, ये वाली साइड बी साइन थीटा इनटू बी साइन थीटा। ये साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो क्या बन गया, आई एल बी इंटू बी साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई एल बी, मैंने स्मॉल बी पहले लिख दिया, इंटू कैपिटल बी साइन थीटा। ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होती है, जो हमने कॉइल ली थी इसकी लेंथ सी है, इसकी ब्रेड्थ सी है, तो इसका क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर कॉइल का क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया, एज एल बी इज इक्वल टू ए, दैट इज एरिया ऑफ कॉइल। Therefore, torque is equal to I A B sin theta। ये टॉर्क एक्ट करेगा इस रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे। तो बहुत आसान है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया जिसकी लेंथ L है, ब्रेड्थ उसकी B है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। इस रेक्टेंगुलर कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। जैसे यदि मैं इसको ऐसे रखूं तो अभी प्लेन के परपेंडिकुलर तो ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो कितना एंगल बनेगा, वो 90 डिग्री का होगा। लेकिन हमने एक जनरल इक्वेशन ले ली, जनरल सिचुएशन ले ली जहां एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, तो जब आप इसको करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगेगी, किस तरफ को फोर्स लगेगी, बाहर की तरफ को लगेगी फोर्स। इसके ऊपर फोर्स लगेगी, किस तरफ को लग रही है, नीचे की तरफ को। इसके ऊपर फोर्स लग रही है, किस तरफ को लग रही है, अंदर की तरफ को। और इसके ऊपर भी फोर्स लग रही है, किस तरफ को लग रही है, ऊपर की तरफ को। जो ये वाली साइड है और ये नीचे वाली साइड है, इनकी जो फोर्सेज हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर जाती हैं, क्योंकि उनके लाइन ऑफ एक्शन सेम है। और लाइन ऑफ एक्शन सेम हो तो फोर्सेज क्या होती हैं, कैंसिल कर जाती हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये कॉपी है, इसको एक तरफ से मैं पकड़ता हूं, एक तरफ से आप पकड़ते हैं और खींचते हैं, तो ये कॉपी कहीं नहीं जाएगी। लेकिन यदि इस हाथ से मैं इस कॉपी को नीचे को खींचूं, इस हाथ से इस कॉपी को ऊपर को खींचूं, तो ये कॉपी क्या करेगी, ये घूमेगी। देखो, इस हाथ से मैं नीचे खींच रहा हूं, इस हाथ से ऊपर को, तो ये घूमेगी। मतलब ऐसी दो फोर्सेज जिनके लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, एक जैसे नहीं हो, एक ही लाइन में नहीं हो, वो कपल बनाती हैं। तो ये जो F1 और F2 फोर्सेज थी, ये क्या बनाती थी, कपल बनाती थी। F3 और F4 कैंसिल हो जाती। और कपल की वजह से जो टॉर्क लगता है वो होता है आइदर फोर्स इनटू लीवर आर्म। लीवर आर्म होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेज। तो मैंने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया और आपके पास ये टॉर्क की वैल्यू, जो रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर टॉर्क लगता है, उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी। ये जो कंसेप्ट है
कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर टॉर्क लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका हम यूज गैल्वेनोमीटर में करते हैं। जब हम गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग अंडरस्टैंड करेंगे तब आपको इस कंसेप्ट का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल हम जनरेटर्स में भी करते हैं, एसी जनरेटर्स में भी यूज करते हैं, तो वहां पर भी ये बहुत कंसेप्ट यूज में आता है। तो इसको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, ओके। और इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसका यूज अगले आर्टिकल्स के अंदर फिर से हम इसको करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।